देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का जो मंत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई के दौरान दिया था, उसे आज की पीढ़ी भी उतने ही उत्साह से दोहराती है जैसे आजाद हिंद फौज के सिपाही दोहराते थे। सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से देश को आजादी मिली और आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब को लेकर संशय बरकरार है। ऐसा ही एक सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, कहां हुई, किन परिस्थितियों में हुई? क्या आजादी के 75 साल बाद भी कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें छिपाने की कोशिश की जा रही है? इन्हीं सवालों का जवाब देने हम आपको देश की राजधानी दिल्ली से 4440 किलोमीटर दूर ताइवान लेकर चल रहे हैं, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आखिरी बार देखा गया था, जहां सुभाष चंद्र बोस की आवाज आखिरी बार सुनी गई थी। बहनों और भाइयों, न मालूम कब बिगुल बज उठे। जहां आखिरी बार सुभाष चंद्र बोस के जीवित होने के प्रमाण मिले थे। जिस जगह के बारे में कहा जाता है यहीं पर सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश हुआ, जिस अस्पताल के बारे में कहा जाता है यहीं पर सुभाष चंद्र बोस का इलाज किया गया था, उन्हें बचाने की कोशिश की गई। जिस शमशान गृह के बारे में कहा जाता है यहीं पर नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया। जिस नेशनल आर्काइव में नेताजी के अंतिम वक्त से जुड़े सारे कागजात आज भी मौजूद हैं। आज ताइवान से ही जी न्यूज इस बात की पड़ताल करेगा आखिरकार सुभाष चंद्र बोस के साथ ताइवान में क्या हुआ था। क्या वाकई 18 अगस्त 1945 के दिन ताइवान से अपनी अगली मंजिल की ओर भरी गई उड़ान, जो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और कुछ के मुताबिक मंचूरिया थी, नेताजी की आखिरी उड़ान? नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और इस वक्त मैं भारत से लगभग 4400 किलोमीटर दूर ताइवान में मौजूद हूं। आज हम ताइवान की इस धरती से बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आखिरी बार ताइवान के इसी ताइपे शहर में देखा गया था और ये ताइपे है जो कि ताइवान की राजधानी है। कई थ्योरी में ये कहा जाता है कि ताइपे के एयरपोर्ट पर नेताजी का प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें उनका निधन हो गया था और नेताजी शहीद हो गए थे। लेकिन भारत में कई लोग इस दावे पर लगातार सवाल खड़े करते आए हैं कि नेताजी के साथ कुछ और हुआ था, नेताजी शायद बच गए थे और इसके लिए 3 आयोग का गठन भी हुआ था। लेकिन अब तक नेताजी की जिंदगी और मौत का रहस्य बना हुआ है। देश के लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार नेताजी के साथ क्या हुआ था। इसीलिए आज हम ताइवान से एक बड़ी पड़ताल करेंगे कि आखिरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी और मौत का असल रहस्य क्या है। ताइवान में नेताजी की पड़ताल को शुरू करने से पहले हम आपको उनकी मृत्यु से जुड़ी 3 थ्योरीज के बारे में बता देते हैं। पहली थ्योरी, ताइवान विमान हादसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई। दूसरी थ्योरी, विमान हादसे में नेताजी बच गए और रूस पहुंच गए। और तीसरी थ्योरी, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की खबर के बाद भारत में लंबे वक्त तक एकांत में रहने वाले गुमनामी बाबा नेताजी ही थे। ताइवान से हम आपको इन तीनों थ्योरीज के पक्ष और विपक्ष में मिले प्रमाण भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात सबसे मजबूत मानी जाने वाली उस थ्योरी की जिसे सरकारी दस्तावेजों में सही माना जाता है, यानी ताइवान की राजधानी ताइपे के इस एयरपोर्ट में हुए हादसे की थ्योरी।
जहां पर जी न्यूज अभी मौजूद है। तारीख 18 अगस्त 1945। आखिरी बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ताइपे के इसी सनशांग एयरपोर्ट पर देखे जाने का दावा किया जाता है। कुछ सरकारी दस्तावेजों और जांच आयोग के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को ताइवान के इसी सनशांग एयरपोर्ट पर नेताजी का प्लेन क्रैश हो गया था। नेताजी के सहयोगी कर्नल हबीबुर रहमान के मुताबिक उस दिन यानी 18 अगस्त 1945 को नेताजी का प्लेन कुछ देर के लिए ताइपे के इस सनशांग एयरपोर्ट पर रुका था। वो ईंधन ले रहे थे और उसके बाद जैसे ही नेताजी का प्लेन टेक ऑफ होने वाला था, तुरंत एक बहुत बड़ी आवाज आती है, धमाके की आवाज आती है, जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। नेताजी की ताइवान फाइल्स की यह थ्योरी नेताजी के सहयोगी कर्नल हबीबुर रहमान के बयानों पर आधारित है, जो हादसे वाले दिन नेताजी के साथ मौजूद थे। कर्नल हबीबुर रहमान नेताजी के बेहद भरोसेमंद थे और नेताजी की मौत की जांच के लिए बने पहले कमीशन के सामने भी उन्होंने ये बयान दिया था। हबीबुर रहमान ने जो बयान शाहनवाज आयोग के सामने दिया था, उसके मुताबिक नेताजी को इस प्लेन से आगे वाले हिस्से से निकालकर अस्पताल लेकर जाया गया। यानी कर्नल हबीबुर रहमान के बयान और कुछ सरकारी दस्तावेजों और कुछ आयोग के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को ताइपे के इसी सनशांग रनवे पर नेताजी का प्लेन क्रैश हो गया था। लेकिन इस दावे पर भी लोगों को यकीन नहीं है। आज भी इस दावे पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब तीसरा आयोग आता है, मुखर्जी आयोग, तो वो प्लेन क्रैश की थ्योरी को सिरे से नकार देता है और कहता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। तो आखिरकार सच क्या है? नेताजी के साथ क्या हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आन बान शान थे और भारत के लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ था, उनकी जिंदगी में क्या कुछ बीता था, उनकी मौत का रहस्य क्या है। लेकिन आज भी इस पर सस्पेंस बरकरार है। ताइवान में हुए प्लेन हादसे की थ्योरी को भारत में सही मानने वाले और इस पर सवाल उठाने वाले लोग मौजूद हैं। अनुज धर, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर काफी शोध कर चुके हैं, कई पुस्तकें लिख चुके हैं, ताइवान की सरकार से बातचीत भी कर चुके हैं, उनके मुताबिक कर्नल हबीबुर रहमान के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नेताजी की डेथ की जो पूरी कहानी है वो बेसिक आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक आदमी का बयान पर आधारित है, वो हबीबुर रहमान और कुछ एक जापानी थे। जब और कोई सबूत नहीं था, कोई उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, डेड बॉडी की फोटोग्राफ नहीं थी, तो कोई डायरेक्ट एविडेंस कभी नहीं था। इनडायरेक्ट एविडेंस की रहमान ये बोल रहा है कि प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है। जब हबीबुर रहमान की इंटरोगेशन हुई है, पहले अमेरिकन ने करी है, बाद में ब्रिटिश लोगों ने करी है, तो उनकी रिपोर्ट में साफ मेंशन है कि ये आदमी सच नहीं बोल रहा, ये झूठ बोल रहा है, ये मिसलीड कर रहा है। तो ये बात पहले से ही साबित हो चुकी है कि रहमान के दावों पर विश्वास हम नहीं कर सकते। अनुज धर के कर्नल हबीबुर रहमान पर भरोसा नहीं करने के पीछे कई तर्क हैं, लेकिन नेताजी का परिवार कुछ और सोचता है। हबीबुर रहमान का जो वो उन्होंने जो विटनेस दिया था, करीब 10 फीट का ऊंचाई में प्लेन उठा था, उसके बाद गिर गया। तो इमीडिएट डेथ नहीं हुआ था सुभाष चंद्र बोस का। उनका प्लेन का जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट के लिए उनका कोई मृत्यु नहीं हुआ। उनका जो हुआ 3rd डिग्री बर्न्स के लिए उनका मृत्यु हुआ था। 3rd डिग्री बर्न्स कैसे हुआ? उन्होंने जो प्लेन एयरक्राफ्ट के पेट्रोल टैंक के पास उन्होंने बैठा था प्लेन में, वो अमेरिकन बॉमर था। तो जब इम्पैक्ट में वो आग लग गया पेट्रोल टैंक में, तो उनका पूरा शरीर में आग लग गया, 3rd डिग्री बर्न। तो उनको अस्पताल में ले गया, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू हुआ, मॉर्फिन इंजेक्शंस वगैरह उनको दिया गया। आखिरकार नेताजी से जुड़ी कौन सी थ्योरी सही है, इसकी पड़ताल करते करते जी न्यूज की टीम उस अस्पताल तक पहुंची जहां पर नेताजी के इलाज की बात कही जाती है। जी न्यूज की टीम सनशांग एयरपोर्ट से मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंची है और इस हॉस्पिटल की दूरी सनशांग डोमेस्टिक एयरपोर्ट से मात्र 1.5 किलोमीटर पर है। शाहनवाज जांच आयोग के सामने कर्नल हबीबुर रहमान ने जो बयान दिया था, उसमें यह बताया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 18 अगस्त 1945 को विमान हादसे के बाद इस अस्पताल में लेकर आया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा था।
कर्नल हबीबुर रहमान ने बताया कि 6 घंटे तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को होश आता रहा, वो बेहोश होते रहे और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा कि भारत में लोगों को बता देना कि आखिरी दम तक मैंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। और इसी अस्पताल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इलाज चल रहा था। कर्नल हबीबुर रहमान के मुताबिक इस अस्पताल में इलाज के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया और इसके बाद कर्नल हबीबुर रहमान ने अपने बयान को शाहनवाज जांच आयोग के सामने रखा, लेकिन बहुत से लोग अभी भी इस दावे पर यकीन नहीं कर पाते। कर्नल हबीबुर रहमान के बारे में कहा जाता था कि वो सुभाष चंद्र बोस को इतना मानते थे कि नेताजी की कही बात उनके लिए पत्थर की लकीर थी। ऐसे में सवाल ये भी उठता है, वो झूठ क्यों बोलेंगे? आने वाले टाइम पे जो 20-30 साल और आगे आपकी जो हम बात करें, बहुत से पुख्ता सबूत मिल गए हैं कि रहमान की बातें ठीक नहीं थी। वहाँ पे एक जापानी सोल्जर जो था जिसका नाम था इचोरो ओकोरा, उसकी डेड बॉडी को नेताजी की बॉडी बना के जलाया गया और रहमान का उसमें हाथ था। और रहमान ने दावा किया था कि वहाँ नेताजी का क्रिमेशन हुआ है ताइवान के अंदर, लेकिन जब क्रिमेशन के रिकॉर्ड निकल करके आ रहे हैं जो जस्टिस मुखर्जी आयोग ने निकाले, जिसको भारत सरकार ने झूठ बोला कि वहाँ रिकॉर्ड ऐसे नहीं है, वो जब रिकॉर्ड निकल करके आ रहे हैं तो वहाँ कोई नेताजी का नाम नहीं है। तो रहमान की गवाही जो है वो झूठी साबित हो चुकी है, इसमें कोई किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। इस आर्मी हॉस्पिटल में अंदर जाने की भी हमने कोशिश की, लेकिन आर्मी हॉस्पिटल होने की वजह से हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल पाई। हमें जानना चाहते थे कि आखिरकार क्या यहाँ पर अस्पताल के पास कोई रिकॉर्ड है उस दिन का, 18 अगस्त, 19 अगस्त या 20 अगस्त 1945 का, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस अस्पताल में इलाज के लिए लेकर आया गया था। लेकिन आर्मी हॉस्पिटल होने की वजह से अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल पाई। लेकिन शाहनवाज आयोग के सामने जो कुछ बयान हबीबुर रहमान ने दिया था, उनके मुताबिक नेताजी का इलाज इसी अस्पताल में चला था जब ताइपे में प्लेन क्रैश हुआ था उसके बाद। ये वो तारीखें थीं जिनके बीच में नेताजी के प्लेन हादसे, उनके इलाज और उनके अंतिम संस्कार की बात की जाती रही। वैसे नेताजी की मौत की जांच करने वाले आयोगों की रिपोर्ट्स में अस्पताल के रिकॉर्ड का भी जिक्र है। हम आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच करने वाले कमीशन और उनकी रिपोर्ट्स के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ताइवान में मौजूद उन जगहों पर चलते हैं जिनका संबंध नेताजी की मृत्यु की थ्योरी से है। ताइपे के उस आर्मी हॉस्पिटल से जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इलाज चल रहा था, वहां से ताइपे का यह क्रीमेटोरियम ग्राउंड लगभग 3.2 किलोमीटर की दूरी पर है। शाहनवाज जांच आयोग के सामने दिए बयान में कर्नल हबीबुर रहमान ने बताया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संस्कार ताइपे के इसी क्रीमेटोरियम ग्राउंड में किया गया था। बताया जाता है यहाँ से नेताजी की अस्थियों को जापान की राजधानी टोक्यो ले जाया गया। नेताजी जापान की मदद से ही देश को आजाद करवाने की कोशिश कर रहे थे और ताइवान भी उस वक्त जापान के अधीन था। ये जापान का रैंकोजी मंदिर है जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां रखी गई हैं, जिन्हें बार बार भारत लाने की मांग उठती रहती है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सका, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको ताइवान में मौजूद उस जगह पर लेकर चलते हैं जहां के बारे में दावा किया जाता है सबसे पहले नेताजी की अस्थियों को यही रखा गया। ताइपे का यह निशी होरांगजी श्राइन है जहां पर नेताजी की अस्थियां कुछ समय के लिए रखी गई थी। यह बयान कर्नल हबीबुर रहमान ने दिया था, क्योंकि कर्नल हबीबुर रहमान के बयान के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को नेताजी का विमान क्रैश हुआ था, जिसके बाद उनका जब अंतिम संस्कार यहाँ पर हुआ तो जापान के टोक्यो में नेताजी की अस्थियों को भेजने से पहले लगभग 25 दिन तक नेताजी की अस्थियां यहाँ पर रखी गई थीं। यह बयान कर्नल हबीबुर रहमान ने दिया था और यह पूरा मंदिर जापानी शैली में ही बनाया गया था। हालांकि अब इसका स्वरूप काफ़ी बदल चुका है। ताइवान में नेताजी के साथ क्या हुआ, इस पर हमारी पड़ताल जारी थी। इस दौरान जी न्यूज को मालूम चला उस होटल के बारे में जहां नेताजी अपने ताइवान प्रवास के दौरान रुकते थे।
इसके बाद किसी नई जानकारी के लिए हमने ताइपे में उस होटल की तलाश भी शुरू की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की सदस्य कृष्णा बोस के एक लेख के मुताबिक नेताजी 1943 और 44 के दौरान जब ताइवान पहुंचते थे तो यहाँ पर वो एक ताइवान रेलवे होटल में रुकते थे, जो कि ताइपे मेन स्टेशन के आसपास हुआ करता था। नेताजी यहाँ पर इसलिए रुकते थे क्योंकि उन्हें ताइपे से सिंगापुर, रंगून और टोक्यो की फ्लाइटें लेनी होती थी। तो जब यहाँ पर हमने ताइवान रेलवे होटल को सर्च करने की कोशिश की तो फिलहाल हमें कोई ताइवान रेलवे होटल यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से हमने पूछा कि आखिरकार ताइवान रेलवे होटल कहाँ पर है, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि 1945 से अब हम 2022 में हैं। तो कहीं ना कहीं ढूंढते ढूंढते हमें कुछ लोगों ने बताया कि दरअसल अब ताइवान रेलवे होटल नहीं बचा है। उसकी जगह ताइपे मेन स्टेशन के ठीक सामने ये एक बड़ी सी 52 मंजिला इमारत ने ले ली है, जिसका नाम आप देखेंगे यहाँ पर शिन कॉन्ग लाइफ टावर के नाम से अब ये जाना जाता है। 1945 से 2022 तक बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है। ताइवान में बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन नेताजी की मृत्यु के राज यहीं पर मौजूद है। यही वजह है जब भारत सरकार ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की तो जांच यहां तक भी पहुंची। अब तक 3 आयोग नेताजी की मृत्यु का रहस्य जानने के लिए बन चुके हैं। पहला शहनवाज आयोग, दूसरा खोसला आयोग और तीसरा मुखर्जी आयोग। इनमें से शहनवाज आयोग और खोसला आयोग की जांच के मुताबिक नेताजी की मौत ताइवान विमान हादसे में हो गई थी, लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट को नकारने वालों के पास अपने तर्क हैं। देखिए, भारत सरकार का कोई इरादा नहीं था नेताजी की डेथ पे इंक्वायरी करवाने का, और पब्लिक प्रेशर में आकर के उनको मजबूरी में एक शाहनवाज कमेटी बनानी पड़ी। शाहनवाज किसी ज़माने में सुभाष बोस के साथ थे, नेताजी के साथ में थे, लेकिन बाद में वो कांग्रेस पार्टी के मेंबर बन गए थे। तो ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट का ही एक व्यू उसमें दिया गया। उसके बाद में पब्लिक के प्रेशर में आकर के एक खोस्ता आयोग बनाया गया था। जी डी खोस्ता पंडित जी के दोस्त थे, इंदिरा गांधी के, उन्होंने किताब लिखी उनके बारे में। तो आप ये मान सकते हैं कि दोनों व्यक्ति जो थे जिनका संबंध सरकार के साथ में और कांग्रेस पार्टी के साथ में था। कहा यह भी जाता है शहनवाज कमेटी तो कभी ताइवान पहुंची ही नहीं और खोसला कमेटी ने भी सिर्फ ताइवान जाकर रस्म अदायगी की। शाहनवाज कमेटी को ताइवान नहीं जाने दिया गया। तो जस्ट शाहनवाज कमीशन कमेटी जो थी वो कभी ताइवान में नहीं गई, वहाँ कभी उसने इंक्वायरी नहीं करी। तो उनका वो वहाँ पे कुछ डेटा वहाँ से वो रिसीव नहीं कर पाए। जी डी खोस्ता आयोग को भी सरकार वहाँ नहीं जाना चाहती थी, उनको मना किया कि वहाँ मत जाइए। लेकिन पब्लिक प्रेशर में आकर के उस ज़माने के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने जब उसको हल्ला मचाया उस पर, तो उन्होंने जस्टिस खोस्ता को वहाँ जाने दिया। लेकिन जस्टिस खोस्ता को सरकार ने एक सीक्रेट लेटर दिया और उनको बोला कि आप ताइवान की सरकार से कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो कमाल की बात यह है कि आप एक इंक्वायरी करना चाहते हैं एक दूसरे देश के अंदर, लेकिन और आपको रिकॉर्ड पुराने चेक करने हैं, तो बिना सरकार की परमिशन से कैसे करेंगे। तो जस्टिस खोस्ता वहाँ पे जाकर के 2-4 लोगों से बात करके आ गए। ताइवान, जहां से नेताजी की मौत के रहस्य खुले थे, वहां पर जांच आयोग क्यों नहीं पहुंचे? इस सवाल के बीच आपके लिए नेताजी की मौत के रहस्य की पड़ताल के लिए बने तीसरे आयोग जस्टिस मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के बारे में जानना भी जरूरी है, जिसका गठन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य जानने के लिए 1999 में जस्टिस मुखर्जी आयोग का गठन किया गया था। मनोज कुमार मुखर्जी ने ताइपे का दौरा भी किया था और अपनी जांच रिपोर्ट में उन्होंने बड़ा खुलासा किया। जस्टिस मुखर्जी ने लिखा कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे के इस सनशांग एयरपोर्ट पर कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था और इस रिपोर्ट के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को पहले के आयोगों की रिपोर्ट्स को नकारने वाले इसलिए भी तथ्यपूर्ण मानते हैं क्योंकि इसमें ताइवान में की गई व्यापक जांच भी शामिल है, जबकि पहले के आयोगों की जांच और थ्योरी का आधार कर्नल हबीबुल रहमान का बयान था। जी न्यूज ने भी ताइवान से इस बात की पड़ताल की, क्या वाकई अस्पताल, एयरपोर्ट या शमशान में सुभाष चंद्र बोस का नाम कहीं मौजूद नहीं था। हमारी इस पड़ताल के नतीजे क्या निकले हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट पर सवाल उठाने वालों के तर्क भी सुनिए। ये वो रिपोर्ट है जिसे सरकार ने कभी स्वीकार नहीं किया। मुखर्जी कमीशन ने बताया कि विमान दुर्घटना में उनका मृत्यु नहीं हुआ था, मगर
18 अगस्त 1945 साल के बाद क्या हुआ था वो स्पष्ट बता नहीं पाया। हालांकि मुखर्जी आयोग सिर्फ एयरपोर्ट पर ताइवान की रिपोर्ट के आधार पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा था कि 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस की मौत नहीं हुई। इसका आधार अंतिम संस्कार की रिपोर्ट भी रही। मुखर्जी जांच आयोग में यह बताया जाता है, जो रिपोर्ट 2005 में आई थी उसमें यह कहा गया कि इस नाम से कोई भी अंतिम संस्कार 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच ताइपे के इस शमशान घाट पर नहीं हुआ था। तो उसके बाद से लगातार यह आवाज उठ रही है कि आखिरकार नेताजी का सच क्या है, नेताजी की मौत का रहस्य क्या है। सवाल यह भी उठता है, अगर 18 से 22 अगस्त के बीच सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो कर्नल हबीबुर रहमान किसके अंतिम संस्कार का जिक्र करते हैं? मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को सही मानने वालों के पास इसका भी जवाब है। हमने इस दावे की पड़ताल ताइवान के हिस्टोरिकल आर्काइव से मिले एक रिकॉर्ड से की, जिसे ताइपे में नेताजी पर शोध कर रहे भारतीय छात्र सौरभ डांगर ने निकाला था। और इस पेपर में जो कुछ लिखा था वो हैरान करने वाला था और मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट के तथ्यों के पक्ष में था। ये रिकॉर्ड क्या मिला है, क्या बता रहा है ये रिकॉर्ड? इसमें नेताजी के ऊपर जो लिखा हुआ था, जो दिया गया था कि क्रिमेशन रिकॉर्ड है, ये दिया गया था कि किचिरो ओकुरा के नाम पे दिया गया था कि नेताजी का अंतिम संस्कार इसके ऊपर हुआ है। लेकिन बात यह है कि नेताजी का नाम तो होगा ना, सुभाष चंद्र बोस कुछ तो नाम होगा। ये तो पता कैसे चलेगा कि मतलब प्रूफ कैसे हुआ, वो थोड़ा सा मिस्ट्री है। यहाँ पर इचिरो ओकुरा का अंतिम संस्कार हुआ, ये फाइल यही दिखाता है कि जापानीज सोल्जर इचिरो ओकुरा का संस्कार हुआ, जिसकी हार्ट फेल्यूर से मौत हुई है। अब सवाल उठता है कि नेताजी का परिवार इस बारे में क्या सोचता है। क्या उसे भी सन 1945 में नेताजी की मृत्यु की खबर पर यकीन नहीं है? तो सच्चाई ये है कि जब से मोदी सरकार ने नेताजी से जुड़ी सीक्रेट फाइल्स को जारी कर दिया, तब से परिवार की सोच भी बदल गई। मोदी सरकार जितना भी रिपोर्ट सार्वजनिक किया, इसमें से 10 रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। 10 रिपोर्ट में स्पष्ट बताया गया, एविडेंस सामने रख के, 18 अगस्त 1945 साल के बाद नेताजी कोई एक्शन में नहीं देखा गया। ही वॉज नॉट इन एक्शन। तो अभी परिवार के सामने देखिए, हम 2016 का पहले हम ये बिलीव कभी नहीं किया जब विमान दुर्घटना में उनका मृत्यु हुआ था, और 18 अगस्त 1945 साल के बाद जीवित था, ये गलत है। यानी नेताजी का परिवार अब ये मान चुका है कि ताइवान विमान हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में कई सवाल बरकरार हैं। नेताजी की बेटी अनीता बोस इस बात की मांग कर चुकी हैं कि जापान में रखी हुई नेताजी की अस्थियां भारत लाई जाए, उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए तो सच सामने आ सकता है। डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है। जस्टिस मुखर्जी कमीशन जब काम कर रहा था, उस टाइम बोस परिवार से ब्लड सैंपल दिया गया था। तो अभी फिर से एक मौका है, हम लोग परिवार से ब्लड देने के लिए तैयार है, तो डीएनए होना चाहिए। नेताजी के रहस्य से जुड़ी 2 और थ्योरीज की बात करें तो कई रिपोर्ट्स में गुमनामी बाबा, जिनकी शक सुभाष चंद्र बोस से काफी मिलती थी, उनके पास से नेताजी का सामान मिलने की बात कही जाती है। ये सामान फिलहाल पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन गुमनामी बाबा के दांत के डीएनए परीक्षण के बाद सरकार गुमनामी बाबा के नेताजी होने की थ्योरी से इनकार कर चुकी है। वहीं उनके रूस पहुंचने का भी कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं, लेकिन नेताजी की मौत की खबर के बाद ब्रिटेन और रूस से मिली कुछ जानकारियां संदेह जरूर पैदा करती हैं। फिलहाल परिवार 18 अगस्त 1945 के हादसे को नेताजी की अंतिम उड़ान मान चुका है, लेकिन इस बात को सभी ने स्वीकार नहीं किया है। 1956 में शाहनवाज आयोग, 1970 में खोसला आयोग और 1999 में मुखर्जी आयोग। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहस्य जानने के लिए, का सच जानने के लिए 3 जांच आयोग का गठन किया, लेकिन अब तक नेताजी का सच सामने नहीं आ सका है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार देश और दुनिया के सामने नेताजी का सच कब सामने आता है। ताइवान में ग्राउंड जीरो से इस बड़ी पड़ताल में सिर्फ इतना ही। हम अपनी यह पड़ताल आगे भी जारी रखेंगे। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, ताइपे, ताइवान।